अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चरर आयशा तारिक। तो हम जो स्टडी कर रहे थे, हमारी रिकमेंडेड बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इसके हम लोग जो सेक्शन 3 है थर्मोडायनेमिक्स, इसको स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 19 हम कर चुके हैं। चैप्टर 20 का हम लोग लास्ट टॉपिक 20.7 एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म इन थर्मल प्रोसेस, इसको स्टडी करना है आज हमने। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में यही बताया हुआ है कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एनर्जी के ट्रांसफर के दो मेथड पढ़ चुके हैं, वो क्या है, वर्क और हीट। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर के मैकेनिज्म जो हैं वो इन दोनों के अलावा पढ़ने लगी हैं। वो उनमें से उसकी दो टाइप्स हैं। एक वो वाली टाइप है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैटर ट्रांसफर, ठीक है, जिसे टीएमटी कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होती हैं ट्रांसफर। इसमें जो टोटल हम लोग 4 इसकी प्रोसेस पढ़ने लगे हैं जिनके जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है डिफरेंट मटेरियल्स में। 4 मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है थर्मल कंडक्शन। ठीक है, अब वो कहते हैं थर्मल कंडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। जैसे हम लोग थर्मल कंडक्शन कहेंगे या एनर्जी का या थर्म का, टेम्परेचर का या एनर्जी का कंडक्ट होना एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह। असल में इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स, एटम या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो वाइब्रेट करते हैं। उनकी वाइब्रेशन, उनकी मोशन के जरिए क्या होता है, एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मोर एनर्जेटिक है पार्टिकल जो भी मौजूद है, उससे एनर्जी ट्रांसफर होगी लेस एनर्जेटिक पार्टिकल में। अब फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक मेटल बार है, आपने उसको एक हाथ से पकड़ा है और जबकि दूसरा हाथ किसी आग में, किसी आग वाली चीज में, आग में, फायर में आपने प्लेस कर दिया है। आप फील करेंगे कि जो चीज आपके हाथ में है, जो पार्ट, उसका भी टेम्परेचर राइज हो गया है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़े। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आपने क्या क्या नोट किया कि जो एनर्जी है वो कंडक्शन के जरिए आपके हाथ तक पहुंच गई। जब आपने पहले प्लेस किया रॉड को फ्लेम में, तो क्या हुआ, उसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो मेटल्स हैं उन्होंने वाइब्रेट कर रहे थे पहले भी, जब आपने अभी इंसर्ट नहीं किया था, लेकिन वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे। जैसे आपने उसे फ्लेम में डाला, उसका टेम्परेचर बढ़ गया और पार्टिकल जो फ्लेम के करीब करीब थे उन्होंने क्या किया, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे पार्टिकल्स ने जब कोलाइड किया तमाम नेबरिंग एटम से, तो उन्होंने क्या, अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन कोलिजन के जरिए उनको ट्रांसफर कर दिया। यूं वाइब्रेट होते हुए लार्जर एम्पलीट्यूड से जब वाइब्रेट हुए, कोलाइड किए आसपास के मॉलिक्यूल एटम वगैरह से, और अपनी एनर्जी कोलिजन के जरिए कुछ एनर्जी उनको ट्रांसफर कर दी और वो भी वाइब्रेट होना शुरू हुए। जब उनके वाइब्रेशन जब ज्यादा हुई, पीछे से और भी कोलिजन हो के और एनर्जी मिल रही है, वाइब्रेशन इनकी बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी, साथ वालों को कोलाइड, ऐसे ऐसे क्या होता गया, ट्रांसफर होती गई एनर्जी मेटल की, मेटल रॉड के थ्रू। अब कहते हैं स्लोली क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो मेटल एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स का इतना बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है, इतनी दूर तक बढ़ जाता है कि वो आखिर आपके हाथ के करीब तक आ जाता है और आपका हाथ वाले के नजदीक वाला एरिया भी इफेक्ट हो जाता है। ये जो इंक्रीज वाइब्रेशन है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी महसूस की जा सकती है। और दूसरा, आपका जो हाथ का जल जाना भी इस बात का सबूत है कि वाकई वो जो दूर वाला एरिया है या दूर वाला हिस्सा है रॉड का, वो भी गर्म हो चुका है। अब हम कहते हैं कि जो थर्मल कंडक्शन है ये डिपेंड करती है खास तौर पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, जो कि हीट किया जा सकता है। कहते हैं एग्जांपल के तौर पे, अब अगर हम एस्बेस्टोस का एक पार्ट लें, एस्बेस्टोस मोस्टली ऐसी चीजों में यूज की जाती है। एस्बेस्टोस मैट यूज करते हैं जो कि इंसुलेट करने के लिए मोस्टली चीजों को यूज किया जाता है, एक इंसुलेटर। कहते हैं ऐसी चीज को अगर हम वो फ्रेम के पास रख दें जिसमें बहुत, उसमें क्या होगा, बहुत ही कम एनर्जी ट्रांसफर होगी एस्बेस्टोस से। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर है। इसके बनिस्बत अगर मेटल जो कि गुड थर्मल कंडक्टर हैं, अगर ऐसे, जबकि उनके बनिस्बत मेटल गुड थर्मल कंडक्टर है, जबकि मटेरियल जैसे एस्बेस्टोस या फिर कॉर्क पेपर, लकड़ी से बना हुआ पेपर, या फिर फाइबर ग्लास, ग्लास का पतले जो फाइबर के टाइप के ग्लास होते हैं, मीन बहुत ही ब्रीक किस्म के,
वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। अब इसके अलावा गैसेस भी पुअर कंडक्टर हैं, क्योंकि उनके दरमियान इतना ज्यादा सेपरेशन होता है पार्टिकल्स के दरमियान के वो ना कोलाइड करने के चांसेस उनके बहुत कम होते हैं। जब कोलिजन ही नहीं करेंगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगा, बाय कंडक्शन। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं मेटल जो है वो गुड थर्मल कंडक्टर्स हैं। क्योंकि क्यों क्यों होते हैं वो अब गुड कंडक्टर, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि आमतौर पर पूरे उसके लैटिस के क्लाउड में आराम से घूम रहे होते हैं, रिलेटिवली फ्री होते हैं कि वो मेटल में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। एक तो एटम्स कोलाइड कर रहे हैं, एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ के, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि बहुत दूर दूर तक पूरे लैटिस क्रिस्टल तक जा सकते हैं, लैटिस सिस्टम तक। तो इसके मतलब है जो गुड कंडक्टर है जैसे कि कॉपर, उसमें क्या होता है, वो दोनों तरह से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के थ्रू भी कंडक्शन होती है, इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से भी कंडक्शन होती है। ठीक है, अब हम कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन तभी होती है जब दोनों पार्ट्स के दरमियान जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास एक स्लैब मौजूद है, कोई भी लकड़ी का तख्ता, कोई भी तख्ता टाइप की चीज मौजूद है किसी भी मटेरियल की बनी हुई। इसका जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, जबकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। इसकी एक साइड का टेम्परेचर है टी सी, यानी कूल टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, जबकि दूसरे साइड का टेम्परेचर है टी एच, जो कि टी एच टी सी से हाई है, क्योंकि इस साइड पे हम लोगों ने कोई टेम्परेचर रिजर्वायर रखा है जिसके जरिए से इसे हीट मिल रही है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि जो एनर्जी ट्रांसफर है, फाउंड किया गया है जो एनर्जी ट्रांसफर है क्यू, वो डेल्टा टाइम टी में वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ट्रांसफर होती है, हॉट फेज से कोल्डर फेज पे। एनर्जी ट्रांसफर होने का पैटर्न यही है कि हाई एनर्जी से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ट्रांसफर होगी। अब हम कहते हैं हम अगर इसका रेट निकालना चाहें, वो किसके इक्वल है, पी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम के। तो वो क्या है, असल में एनर्जी ट्रांसफर है जो कि क्या फाउंड किया हमने, वो प्रोपोर्शनल किस चीज के, कहते हैं वो प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। और इसके अलावा वो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना कम थिकनेस होगी उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी एक सरफेस से दूसरी सरफेस के अंदर। ठीक है, ये चीजें हमने तीनों पढ़ ली। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में उन्होंने ऐसे लिख दिया है कि हमारे पास पी क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के टेम्परेचर डिफरेंस के, टी एच बाई टी सी, और इसके अलावा थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम देखें इसको और से, तो पी के यूनिट हमारे पास वॉट है, क्यू हमारे पास जॉउल में है, डेल्टा टी हमारे पास सेकेंड में है, तो हमारे पास ये पावर के यूनिट हैं, वॉट। हम पढ़ते हैं ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम या वर्क डन ओवर टाइम, तो सेम वर्क डन वाला यूनिट है और डिवाइडेड बाय टाइम है। तो ये पावर असल में है जो जिसको हमने रेट का नाम पहले दिया था। अब हम कहते हैं ये जो पावर है ये क्या है, एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट है। ठीक है, अब हम कहते हैं अगर स्लैब की थिकनेस बहुत ही स्मॉल सी हो और टेम्परेचर डिफरेंस भी हर पार्ट के अंदर बहुत ही स्मॉल सा हो, तो हम इसे लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन यूं लिख सकते हैं, जिसमें क्या है, पी इज इक्वल टू है, पी इज इक्वल टू के। इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया जो कि के है, के ए डी टी बाई डी एक्स। डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, छोटे छोटे डीएक्स पार्ट्स में। हर टेम्परेचर हर पार्ट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों साइड्स का, वो है dt। ठीक है, अब हमारे पास के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं मटेरियल्स की। जबकि dt बाई डी एक्स क्या है, हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जो कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, के पोजीशन के लिहाज से टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं जो सब्सटेंसेस जिनका जो बहुत अच्छे गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ये के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जिनके थर्मल इंसुलेटर होते हैं
वो उनकी ये क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ही लो होगी। अब ये टेबल 20.3 दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि मेटल सबसे अच्छे कंडक्टर हैं, इसलिए उनकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा नॉन मेटल इतने खास अच्छे कंडक्टर नहीं है, इसलिए उनकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू भी कम है। इसके अलावा जो गैसेज हैं वो पुअर कंडक्टर या मोस्टली ऑलमोस्ट इंसुलेटर्स तक इंसुलेटर होती हैं, तो इसलिए उनकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आ रही है। ठीक है, अब हमने सपोज करना है, हमने सपोज किया कि हमारे पास ये एक रॉड मौजूद है जिसकी लेंथ है एल। इसकी जो बाहर वाली साइड्स है ना, ये जो दोनों दिखाई हुई, इन्हें हमने इंसुलेट कर दिया ताकि एनर्जी यहाँ से बाहर ना निकले। दोनों साइड्स जो उसके एंड्स हैं रॉड के, उसको दोनों को टेम्परेचर रिजर्वायर्स के साथ अटैच किया गया है। एक है टीसी जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे है, दूसरा है टीएच जो कि हाई टेम्परेचर पे है। ठीक है, इसका टेम्परेचर टीएच का टेम्परेचर टीसी के टेम्परेचर से ज्यादा है, और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर इसमें एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होगा। इस पूरे पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई हैं। अब हम कहते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो के है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, तो हम ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी एच माइनस टी के चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपने फॉर्मूला के अंदर जो ऊपर अभी हमने डिस्क्राइब किया था पावर वाला। ये देखें उसमें आ गई पावर की वैल्यू के ए टी एच माइनस पी सी डिवाइडेड बाय एल। अब कहते हैं अगर हमारे पास ये एक रॉड वाला केस ना हो, ऐसे केस हो कि हमारे पास जो रॉड्स हैं अलग अलग तरह के मटेरियल से बने हुए रॉड्स हैं, तो इन केसेस में हम पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, लेंथ के को L1 L2 नोट करेंगे, के की वैल्यूज उनकी नोट करेंगे, और जो हमारी इक्वेशन होगी उसे हम बाकी सारा कुछ सेम, ए भी सेम, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्योंकि सेम है, लेकिन हम सिग्मा क्या लेंगे, पहले एल को डिवाइड करेंगे के से, जो दोनों चीजें चेंज हो रही है सबके लिए, एल आई के आई डिवाइड करेंगे, और बाद में तमाम जो वैल्यूज आई हैं एल ओवर के की, पहले रोड के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, उन सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे और टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पावर की वैल्यू आ जाएगी, यानी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की वैल्यू आ जाएगी एक पार्ट से, एक साइड से दूसरे साइड तक। अब उसमें इसके बाद हमारे पास एक क्विक क्विज दिया हुआ है, क्विक क्विज इन्हीं से रिलेटेड दिया हुआ है। कहते हैं अगर हमारे पास दो रॉड हो जिनकी लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम इनको कनेक्ट कर दें रॉड को। अब कोई भी मेथड हो सकता है, इस तरह सीरीज में कनेक्ट कर दें या इस तरह पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि किस केस में एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगा, पहले केस में जिसमें रॉड सीरीज में है, दूसरे केस में जिसमें रॉड पैरेलल है, या दोनों में सेम होगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह सोचना है और अपना आंसर को स्टडी करना है कि आखिर ऐसा क्यों आया है। ठीक है, इसका आंसर आपको मैं पूछूंगी और आपने मुझे बताना है इसका लॉजिक। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ गई है। एग्जाम्पल में क्या है कि दो स्लेब्स आपस में रखी गई हैं एक दूसरे के साथ में, उन्होंने कहा हुआ है कि आप बताएं कि इसमें टेम्परेचर, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द इंटरफेरेंस, टेम्परेचर आपने बताना है कि हमारे पास कितना होगा बीच में, और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर उस लिहाज से क्या होगा अगर हम कंसीडर करते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है कि हमारे पास तमाम जो स्टेट है वो बिल्कुल पैरेलल में चल रही हैं, इसकी तमाम कंडीशन पैरेलल में जा रही हैं, एक साइड का टेम्परेचर दूसरे साइड के टेम्परेचर के इक्वल होने वाला है। ठीक है, उस केस में हम कंसिडर करते हैं कि हम एक जो हमारा जो पहला वाला स्लेब है उसकी पावर निकाल ली, फिर दूसरे वाले स्लेब की पावर निकाल ली उसके K1 और उसके L1 के अकॉर्डिंग, फिर इसके K2 और उसके L2 के अकॉर्डिंग, और टेम्परेचर डिफरेंस हम कहते हैं कि जो दरमियान में पॉइंट है ना, जो हमारा ये दरमियान वाला पॉइंट है, इसका टेम्परेचर क्या है, T है। ये कॉन्सिडर करके हम लोगों ने इसकी स्लेब की वैल्यूज कॉन्सिडर की हैं। फिर हमने क्या है, क्योंकि स्टेडी स्टेट की सिचुएशन बताइए, इसका मतलब है इस साइड की पावर इक्वल है, इस साइड की पावर के पावर सेम है, दोनों साइड पे कांस्टेंट रेट पे फ्लो हो रहा है। इस वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करके टी की वैल्यू निकालिए टेम्परेचर की, टेम्परेचर की वैल्यू दोबारा 1 में पुट करें या 2 में पुट करने से हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई है। आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसके जो स्टेप्स मिस हैं यहाँ पे उसको अच्छी तरह से खुद सॉल्व करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, ताकि आपको आपकी नॉलेज में या आपकी मैथमेटिकल पावर इनहेंस हो जाए।
अच्छा, अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है कंडक्शन। कंडक्शन में ही वो कह रहे हैं कि मजीद एक पार्ट बनाया है होम इंसुलेशन का, जिसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कंडक्शन के जरिए हम होम को, अपने घर को गर्म होने से किस तरह बचा सकते हैं। उसके लिए सिंपली कहा हुआ है कि एल ओवर के की जो वैल्यू है नीचे डिवाइड में, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, आर वैल्यू मैयर करेंगे, जैसे कि अमेरिकन सिस्टम में होता है। इस आर वैल्यू को मैयर करके क्या किया जाता है, बिल्डिंग्स को इंसुलेट किया जाता है। यहाँ डिफरेंट मटेरियल्स की आर वैल्यू दी हुई है, अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग, यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके मेजरमेंट की हुई है। फुट स्केयर, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, ओवर में टाइम मेजर किया हुआ है, और ब्रिटिश इसका है ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू में मेजर किया गया है, जो कि हमने हीट के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, कहते हैं इन चीज़ों को मेजर करते हुए हम क्या करते हैं कि अपनी मटेरियल्स की डिफरेंट चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड अब एक ये एग्जांपल आ गई है। एग्जांपल में ये है कि हमारे पास ये सारा कुछ चीज़ दिया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि टोटल निकालें, हमारे पास आर की वैल्यू निकालें इस पूरी वॉल की। वॉल में क्या है कि बाहर की साइड पे एयर मौजूद है, जो उससे लेकर फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास है हाउस के आउटवर्ड से स्टार्ट करनी है इनवर्ड की तरफ। वॉल जो कंसिस्ट है उसमें 4 इंच की हमारे पास ब्रिज है, 0.5 इंच की हमारे पास शीटिंग, ये शीटिंग लगी हुई है। उसके बाद एयर स्पेस है 3.5 मीटर की उसके अंदर। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमारे पास 0.5 इंच की ड्राई वॉल मौजूद है, और ये एयर स्पेस के अंदर का कुछ में एयर स्पेसिंग की जाती है या इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है, ताकि हम वॉल्स को इंसुलेट कर दें। एयर भी इंसुलेटर है, या मटेरियल कोई फोम वगैरह टाइप वाली चीज़ या थर्माकोल डाल देते हैं, ताकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इंसुलेट हो जाएं। अब अपने सिर्फ क्या करना है, जो पीछे वाले टेबल है उसमें से क्या करना है, सारी चीज़ों की आप लोगों ने वैल्यूज देख के उसको इक्वल कर देना है। ये देखिए, ये बाहर वाली साइड की जो एयर लेयर है उसकी आर की पावर हो गई, ये ब्रिक की पावर आर की वैल्यू, ये शीटिंग की आर की वैल्यू, ये एयर स्पेस की दोबारा, ये एयर स्पेस की, और ये दोबारा ड्राई वॉल की वैल्यू, और ये दोबारा अंदर वाली लेयर की, इनसाइड सेगमेंट की एयर लेयर की जो वैल्यू है वो 0.17 दोबारा आ गई। इन सारों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल आर की वैल्यू बन जाएगी हमारी जो वॉल है उसके लिए, जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं सेकंड मेथड ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, उस वो क्या है, कन्वेक्शन है। इस पोर्शन में क्या होता है कि हम क्या स्टडी करते हैं कि जब हम, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी गर्म चीज के ऊपर, आग के ऊपर आप हाथ सेकते हैं, आपके हाथ उस आग के ऊपर काफी डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन गर्म हो जाते हैं। ये किस वजह से है, क्योंकि आग के ऊपर मौजूद हवा जो है वो गर्म हो जाती है। वो गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है, मॉलिक्यूल एक्सपैंड होके उसकी एनर्जी, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्की हो जाती है, और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, उड़ने लगती है, जो आपके हाथ तक पहुंचती है और आपके हाथ के सरफेस से आके टच होती है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होता है और आप क्या कहते हैं, आपका हाथ को गर्म फील होता है। अब देखें, ये मटेरियल के थ्रू, पिछला वाला भी मटेरियल के थ्रू, मटेरियल की कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस वाले में भी मटेरियल बीच में क्या है, हमारी गैस मौजूद है, उसके जरिए से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक चीज से दूसरी चीज पर। हम ऐसे स्पेस में ट्रांसफर नहीं हो रही किसी भी चीज। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि जो इस तरह से ट्रांसफर हो मैकेनिज्म, जो कि मूवमेंट ऑफ वार्म सब्सटेंसेस की वजह से ट्रांसफर हो एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, जिसको हम लोग, या फिर इसको हम फॉर्म ऑफ मैटर ट्रांसफर, यानी मैटर के थ्रू ट्रांसफर होने वाली एनर्जी भी कह सकते हैं। कहते हैं ये किस वजह से, ये क्यों किस वजह से आती है, डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से आती है। ऊपर वाली हवा का डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे मूव कर गई, नीचे वाली हवा की डेंसिटी कम थी, वो ऊपर की तरफ मूव कर गई। इसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली हो रहा होता है। इसके अलावा जो हवा है बीच पे जो फ्लो होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज वाली कंडीशंस, वो भी क्या है, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, इसलिए उन्हें भी नेचुरल कन्वेक्शन कहा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई अपनी तरफ से फोर्स लगा दें, आपने कोई फैन या पंप लगाया हुआ है जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल आप घरों में रोशनदान में अक्सर एग्जॉस्ट लगा देते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हीटिंग सिस्टम, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम लगा देते हैं किसी मटेरियल्स में ताकि वो उसे हीट अप करें, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन।
जो आपने खुद करवाई हैं, ठीक है, फोर्स की गई है, अपना खुद मैकेनिज्म वो फ्लो करवाया है, ठीक है। कहते हैं अगर तो ये कन्वेक्शन करंट ना होते तो हम क्या करते, पानी को बॉईल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल और ऑलमोस्ट नामुमकिन होता। कहते पानी जब केटल में, टी केटल में, ये चाय के बर्तन में वो हीट किया जाता है, तो क्या होती है, नीचे वाली लेयर जो आग के साथ मौजूद है वो गर्म हो जाती है, जबकि ऊपर वाली लेयर उसकी बनिस्बत ठंडी होती है। नीचे वाली लेयर गर्म होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल एक्सपैंड कर जाते हैं, और एक्सपैंड करके उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो ऐसे कम डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर से हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, और इस तरीके से एनर्जी जो क्या होती है पूरे वाटर के अंदर ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर आकर बॉयल तक होना शुरू हो जाते हैं, और बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिकली ये है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल इसकी भी दी हुई है, जैसे रेडिएटर या हीटर हमने लगाए होते हैं, इससे सिंपल रेडिएटर भी कहा जाता है या हीटर कहते हैं हम आम लाइफ में, कहते हैं इसका भी यही सेम मैकेनिज्म है। इसके सामने जो और आसपास मौजूद जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वो क्या होती है, ठंड, क्योंकि डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है रूम में, जैसे ये दिखाया हुआ है रेड वाली। लेकिन क्या होती है, ऊपर से इसके बनिस्बत जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, रूम वो नीचे आना शुरू हो जाती है, और फिर क्या होती है, वो भी हीटर की मदद से गर्म होकर ऊपर हो जाती है। इस तरह करंट फ्लो होने से हमारे पास पूरा का पूरा जो कमरा है, पूरा रूम है हमारा, वो गर्म हो जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं एयर करंट्स कहते हैं। करंट बेसिकली फ्लो ऑफ समथिंग होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एयर करंट फ्लो ऑफ एयर पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें थर्ड और लास्ट पार्ट जो हमारा है वो रेडिएशन के थ्रू है, ठीक है। लास्ट नहीं हमारा, अभी लास्ट ही है ऑलमोस्ट। तो ये है रेडिएशन के थ्रू। अब हमने पिछले दोनों पढ़े वो मैटर ट्रांसफर की वजह से हो रहे हैं, लेकिन जो थर्मल रेडिएशन की वजह से, वो किसी तरह की रेडिएशन के एमिट होने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एमिट होने से जो एनर्जी ट्रांसफर हो उसे थर्मल रेडिएशन कहा जाएगा। उसे TER से हम लोग डिनोट करते हैं। टी मीन्स एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ER, ठीक है। कहते हैं, हम कहते हैं कि तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को थर्मल वाइब्रेशंस की फॉर्म में, ठीक है, बाय थर्मल, जो कि थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से बनती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब आप इससे फेमिलियर होंगे कि आपकी डिफरेंट चीजों में, जैसे इलेक्ट्रिक, आजकल इलेक्ट्रिक स्टोव आए हैं ना हमारे मार्केट में, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करें और उसमें जो प्लेट है उसके इर्द गिर्द रेड सा फ्लो हो जाता है, ऑरेंज ग्लो सा हो जाता है, आप उसके ऊपर अपनी ये चीजें जो भी प्लेस करते हैं वो पकना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स वो रेड ग्लो किस वजह से है, वो रेड ग्लो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से आपका मटेरियल हीट अप हो रहा है, उसमें वाइब्रेशन पैदा हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है, जिसकी वजह से जो कि ट्रांसफर हो जाती है आपके जो भी मीडियम है जिसमें आप कुक कर रहे हैं, और आपका जो मटेरियल है वो खाना जो है वो पक जाता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर है, इसके अलावा टोस्टर की जो कॉइल्स होती हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली हमने आग तो कहीं नहीं लगाई ना इन चीज़ों में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से जो क्या हो रही है, जो हम उनकी कॉइल्स हैं वो ऑरेंज ग्लो करना स्टार्ट हो जाती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाती हैं ऑरेंज कलर की, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, एमिट कर रही हैं, रेडी हीट ट्रांसफर का एक मैकेनिज्म है। अब हम क्या कहते हैं इसको ना, इसको रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इस एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, कि सरफेस का जो टेम्परेचर है उसकी पावर 4 T4 के इक्वल होता है वो। और इस वाले इक्वेशन को, इस वाली बात को पूरे को कहा जाता है स्टीफन्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन ये है। अब पी क्या है, इसमें पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएट हुई है, सिग्मा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू इक्वल है 5.6696 इंटू 10⁻⁻8 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। इसके अलावा एरिया जो है वो सरफेस एरिया है, हम स्क्वायर मीटर में, जो भी हमारी बॉडी है उसका। ई हमारे पास एमिसिविटी है, इसकी वैल्यू अब 0 से लेकर 1 तक हो सकती है।
टी की पावर जो है, टी जो है वो हमारे पास सरफेस का टेम्परेचर है केल्विन में। कह रहे हैं ई की वैल्यू 0 या फिर यूनिटी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। कहते हैं जो एमिसिविटी है, एमिशन वर्ड से निकलना है, निकलने की सलाहियत रेडिएशन की, वो बराबर होती है एब्जॉर्बिविटी की, कि जितनी अब्जॉर्ब कर सकता है उतनी ही बाहर एमिट कर सकता है। अब एब्जॉर्बिविटी को डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत सारी रेडिएशन डाली जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जो उसका वो फ्रैक्शन, जितना पार्ट वो अब्सॉर्ब कर लेगा इनकमिंग रेडिएशन की, वो क्या कहलाएगी, उसकी अब्सॉर्बिविटी, उसकी अब्सॉर्ब करने की सलाहियत कहलाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, कि एग्जाम्पल है कि पहले एक मिरर है। अब मिरर की जो एब्जॉर्बिविटी है वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम अब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, बल्कि ज्यादातर रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन भी आ रही है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी हम, गुड रिफ्लेक्टर होता है, तभी हम उसमें अपना अक्स देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जो मिरर की एमिसिविटी है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। जबकि अगर दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट देखें हम, जैसे कि कोई भी ब्लैक सरफेस है, उस वो बहुत ज्यादा चीज रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है, इसलिए उसकी एमिसिविटी हाई होती है। कहते हैं एक आइडियल अब्जॉर्बर वो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि तमाम की तमाम रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लें, इसलिए उसकी एमिसिविटी ई की वैल्यू 1 कहा जाता है। और ऐसी बॉडी का हमने खुद से एक नाम रेफर किया है जिसकी एमिसिविटी 1 हो, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जो कि तमाम रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बारे में ही ये जो अभी ऊपर हमने इक्वेशन ये पढ़ी है, ये असल में ब्लैक बॉडी के बारे में ही इक्वेशन है, जो कि एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास डेली लाइफ में उन्होंने बातें की हैं कि हमारा जो सन है ना, वो ऑलमोस्ट 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी रेडिएशन भेजता है, 1370 हर सेकंड, इतनी रेडिएशन एमिट करता है, यानी इतनी एनर्जी वो सेंड करता है अर्थ को। तो ये रेडिएशन, इनमें से ज्यादातर जो होती हैं विजिबल या इंफ्रारेड होती है, इसके अलावा बहुत ही लार्ज अमाउंट होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो हमें इन रेडिएशन को स्टडी करना चाहिए, ताकि अर्थ में इतनी ज्यादा अमाउंट से रेडिएशन आती हैं कि ये रेडिएशन हमारे पावर को, हमारे तमाम रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हजारों गुना ज्यादा है। हम इनको यूटिलाइज करें तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, तो कि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ही आराम से पूरी हो सकती हैं। इसलिए अब हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी पावर हाउसेस बनाए गए हैं और प्रपोजल्स दिए गए हैं सोलर एनर्जी फार्म्स बनाने का यूनाइटेड स्टेट में, जो कि शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ही मुतहरिक हैं, बहुत ही ज्यादा ईगर हैं, एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं कि हम इस ज्यादा को, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं कि आपने एक एग्जाम्पल पड़ी होगी कि हमारे जो रात में जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, उसमें रात में क्या हो जाता है। वो भी एग्जाम्पल है कि एनर्जी ट्रांसफर क्या होती है। सारा दिन हमारा जो जमीन है वो एनर्जी को ज्यादा ऑब्जॉर्ब, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करनी पड़ जाती है इसे, या बहुत ज्यादा एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मौजूद होती है। और इस वजह से, लेकिन जब रात होता है, रात में एनर्जी अब्सॉर्बेंस कम हो जाती है, जबकि क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। आउटर स्पेस में रात होने की वजह से सन गायब हो गया है, सन यहाँ से दूसरे पोर्शन में चला गया है, तो एनर्जी, बाहर से एनर्जी की अमाउंट कम आ रही है, जबकि ज्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज की जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहते हैं नाइट में डिक्रीज होते हैं। लेकिन अगर इसके बनिस्बत बादल आ जाए रात के वक्त, ठीक है, रात के वक्त बादल आ गए, यहाँ से जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है हमारा अर्थ, वो क्या होता है, वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स मौजूद होते हैं वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वापस जमीन की तरफ ही भेज देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एस्केप नहीं कर पाती बाहर, और अर्थ का एटमोसफेयर जो होता है वो गर्म ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं अगर एक क्लियर नाइट हो तो मौसम ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत क्लाउडी नाइट्स की, अगर हवा नहीं चले तो। ठीक है, ये कंडीशन है। अब उसके बाद नीचे बताया गया है कि अब हम कहते हैं कि एनर्जी, जो बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब भी करता है अपनी सराउंडिंग से, जो कि, जो वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस दोनों इक्विलिब्रियम में चल रही हैं। अगर दूसरा प्रोसेस ना हो तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो रेडिएट कर रही है बॉडी,
उसका टेम्परेचर इतना लो होता जाए कि वो एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाए, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो तक तो अभी तक हम भी अटेन नहीं कर पाए टेम्परेचर को, वो बहुत ही डिफिकल्ट है अटेन करना। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब है अब जो ऑब्जेक्ट्स एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, ऑब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ना टेम्परेचर टी पे है अपनी सराउंडिंग की निस्बत, उसको सराउंडिंग का जो एवरेज टेम्परेचर वो टी नॉट है, तो एनर्जी गेन या लॉस्ट ऑब्जेक्ट की इस इक्वेशन को हम इस तरह ड्राइव कर देंगे कि जो हमारा T4 है माइनस T0 4, ये इक्वेशन इस तरह चेंज हो जाएगी। कहते हैं जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है अपनी सराउंडिंग के साथ, तो वो जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा टेम्परेचर पे है, हॉटर है अपनी सराउंडिंग से, तो वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा और अब्सॉर्ब कम एनर्जी करेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी एनर्जी लॉसेस हैं इससे किसी तरह छुटकारा पाया जाए, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं एनर्जी लॉस ना हो, ना एनर्जी एंटर हो, ना एनर्जी लीव करे, हमारी एनर्जी जितनी की जितनी है वो सेव रहे। तो उसकी एक एग्जांपल या एप्लीकेशन बनाई गई है ड्योर फ्लास्क। ठीक है, ये ड्योर फ्लास्क क्या है, इस किस लिए डिजाइन किया गया है, मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी ट्रांसफर, किस तरह से कंडक्शन भी ना हो, कन्वेक्शन भी कम कम हो, रेडिएशन भी ना हो, ऐसे कंटेनर हम आमतौर पे गर्म या ठंडे लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए, ज्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल डेली लाइफ एग्जाम्पल थर्मोस हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, जो हॉट वाटर, हॉट कप्स हो गए, इस तरह की एग्जाम्पल हैं। स्पेशली ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल हमारी थर्मोस है। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड कंडक्शन वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें जो फ्लॉस है ना, दरमियान वाली फ्लॉस, उसकी डबल लेयर्स बनाई जाती है, पायरेक्स डबल वॉल्ड पायरेक्स ग्लास वेसल्स होती है, वेसल होती है। इसमें क्या होती है, जो कि सिल्वर्ड वॉल होती है, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। किस लिए की जाती है, ताकि क्योंकि सिल्वर जो है गुड रिफ्लेक्टर है, बहुत कम ऑब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन वगैरह को, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है ना दोनों वॉल से, उसे इवैक्यूएट यानी वैक्यूम बनाया जाता है बीच में, क्योंकि ताकि ना कोई मटेरियल हो बीच में, ना एनर्जी ट्रांसफर होने का कोई प्रोसेस है, क्योंकि हमने पढ़ा ना मैटर के जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो जो जब ना कोई मैटर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या हुआ है कि जो सिल्वर सरफेस है वो एनर्जी को मिनिमाइज करती है, क्योंकि सिल्वर गुड रिफ्लेक्टर है और इसकी लो एमिसिविटी होती है। अब एक और भी इसके मजीद क्या किया जाता है कि एक और इसमें इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए एक और इसमें काम किया जाता है कि इसकी नेक वाला जो साइज है उसको बहुत कम कर दिया जाता है। नेक वाला साइज कम करने से भी क्या होती है, फर्दर रिडक्शन हो जाती है एनर्जी ट्रांसफर में। ठीक है, तो ये आमतौर पे यूज होते हैं, जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करने के लिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 77 के, यानी 77 के पे वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करें ना, तो आपने क्या करना होता है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर देते हैं कैलकुलेटर में से, -273 करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस में टेम्परेचर आ रहा है, माइनस डिग्री सेल्सियस में। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन, इसके अलावा हीलियम, हीलियम, लिक्विड हीलियम को, उसके लिए और भी कम ज्यादा टेम्परेचर, वो मतलब कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इनके लिए जरूरी होता है कि हम ड्योर फ्लास्क बनाएं, लेकिन उसे मजीद मॉडिफिकेशन के साथ, कि उसके बाहर एक और भी ये जो फ्लास्क बनाई हुई है ना, इसको भी हम लोग यूटिलाइज करें, और जो दरमियान वाली स्पेस हो उसके दरमियान में हम लिक्विड नाइट्रोजन भर दें, जिसकी वजह से क्या रहे, फ्लास्क का टेम्परेचर लोअर रहे। ठीक है, अब कहते हैं जो नए डिजाइन आ गए, अब आमतौर पे सुपर इंसोलेशन हमने अटेन कर ली है। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है, कहते हैं सुपर इंसोलेशन हमने कैसे अटेन कर लिया है, हमने क्या किया है, इसी क्लास को बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स से बनाया है, और तमाम लेयर्स को हम लोगों ने फाइबर ग्लास से बनाया है। देखिए फाइबर ग्लास हमारे पास बहुत ही थिन टाइप का ग्लास है, उससे बनाया है, और तमाम लेयर्स के दरमियान हमने वैक्यूम रख दिया, कोई नाइट्रोजन लिक्विड नहीं रखी, जिससे क्या हो गया है कि हमारी मजीद इंसोलेशन पैदा हो गई है, सुपर इंसोलेशन हमने क्रिएट कर ली है। बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, आपने इसको, उम्मीद है कि सारे टॉपिक को अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करने हैं, सॉल्व करने हैं, हो सकता है इनमें से कोई पेपर में या कॉन्सेप्ट के लिए आपके आ जाएं। इसके अलावा है हमारे पास इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इनको भी समझिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हर टॉपिक के अलग अलग प्रॉब्लम दिए गए हैं,
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होती है, इम्प्रूव होती है। चलें, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 21 अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।